वेलकम टू ओबली प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, अब इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें, जो प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, यानी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 जो है समानता के अधिकार की बात करता है। तो अब हम बात ये करते हैं कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में किया गया है। अब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार में कितने प्रकार के समानता के अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। तो वहीं पर अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर पूर्ण रूप से रोक लगाता है। तो वहीं पर अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के संदर्भ में, लोक नियोजन के संदर्भ में समान अवसर उपलब्ध कराता है, यानी किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति के हों, सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है। तो वहीं पर अनुच्छेद 17 की बात करें तो यह अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सेना की उपाधि जो परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, इनको छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। तो ये समानता के अधिकार की बात हो गई। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि समानता का अधिकार संविधान के संबंधित है। तो आप जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में मूलाधिकार का उल्लेख है, मूलाधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में मूलाधिकार की अवधारणा जो ली गई है वो यूएसए से ली गई है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब मूलाधिकार की बात करें तो भारत के संविधान में देखा जाए तो मूल रूप से बात किया जाए तो 7 प्रकार के मूलाधिकार थे। उसकी चर्चा कर लेते हैं कितने प्रकार के मूलाधिकार थे। तो 7 प्रकार के मूलाधिकार थे। तो पहला तो आप जानते हैं कि समानता का अधिकार, पहला मूलाधिकार। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के देखा जाए तो 22 तक किया गया है। तीसरा जो अधिकार है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित किया गया है। तो वहीं पर चौथा जो है मूलाधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। तो वहीं पर 5वें मूलाधिकार की बात किया जाए तो वो है आपका देखा जाए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद आपका 29 और 30 में किया गया है। तो वहीं पर छठा जो मूलाधिकार है वो आपका देखा जाए संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति यानी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें, संपत्ति का अधिकार। इसका उल्लेख है अनुच्छेद
31 में, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख है। तो वहीं पर अगर हम बात करें सातवें मूलाधिकार की बात करते हैं, तो सातवां मूलाधिकार है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो मूल संविधान है उसमें 7 प्रकार के मूलाधिकार थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही प्रकार के मूलाधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी 78 के द्वारा इसे देखा जाए तो मूलाधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में किया गया है। तो इस प्रकार से और भी इसमें कई तरह के सवाल बन सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार प्राप्त किया। ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड से, सी जर्मनी से और डी फ्रांस से। तो अगर हम बात करें इसके उत्तर की बात करते हैं तो भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब बात ये करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो भारत के संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में इसका उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए तो ये राज्य को एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना के संदर्भ में आप जो है किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी न्यायालय में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, सरकार इसे कितना लागू करती है। तो वहीं पर अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में 51A जोड़ा गया है, जिसमें उल्लेख है मौलिक कर्तव्यों का। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और ये मौलिक कर्तव्य संविधान में किस आधार पर जोड़ा गया? तो बात करते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। इसी समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में 51A जोड़ा गया, जो इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86 यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, जिसमें आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अभिभावक माता पिता पर उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर देने का को कहा गया है। अब बात ये करते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई? तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो ली गई है वो रूस से ली गई है। रूस के संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वो 30 है। तो वहीं पर अन्य परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत यानी रूस को छोड़ करके भारत और जापान 2 ऐसे देश हैं जिनके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो फिलहाल अब आप ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें कई तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ए
संसद, बी महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय और डी राष्ट्रपति। तो अब यहाँ पर सवाल पे गौर करते हैं कि इसमें जो उत्तर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय। यानी भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है उच्चतम न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। अब बात ये करते हैं कि अगर यही सवाल, यानी कह सकते हैं कि इसी सवाल में अगर ऑप्शन दूसरी तरह से होगा तो इसका उत्तर दूसरी तरह हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल के रूप में अगर ये पूछा जाए कि भारत के संविधान का अभिभावक कौन है, तो अगर इसमें ऑप्शन में मान लीजिए ए ऑप्शन में दिया है CJI, बी दिया है आपका प्रेसिडेंट, सी दिया हुआ है आपका प्राइम मिनिस्टर और डी दिया हुआ है गवर्नर यानी राज्यपाल। तो यहां पर बात ये करें कि इसका उत्तर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन इसी ऑप्शन में एक और सवाल बन सकते हैं, भारत के संविधान का अभिभावक कौन है। तो अगर उस ऑप्शन में अगर देखा जाए सवाल में ए में दिया है आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, बी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी SC, सी में दिया है हाई कोर्ट और डी में दिया है संसद। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, अगर देखा सी और डी दोनों होता है इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर इस तरह से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मान लिया जाए तो इसमें देखा जाए इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी व्यक्ति के रूप में अगर बात करें तो संविधान का अभिभावक जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और संस्था के रूप में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होता है। तो ऐसे भी सवाल आगे बन सकते हैं। अब हम आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। ए मौलिक अधिकारों को, बी अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, सी अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को और डी अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को, भारत का जो राष्ट्रपति है जो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करता है, तो क्या सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन हो सकता है? तो सबसे पहले गौर करते हैं इस बात पे। तो आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद 20 और 21 की बात करें तो ये किसी भी दशा में इनका सस्पेंशन नहीं होता है। तो इस प्रकार जो ए ऑप्शन कहता है कि मौलिक अधिकारों को, तो ये तो नहीं होगा कि मौलिक अधिकार में सभी प्रकार के अधिकार आ जाएंगे, 20 और 21 भी आ जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, इसका भी सस्पेंशन नहीं होगा। अनुच्छेद सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 21A। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन का भी सस्पेंशन नहीं हो सकता है। तो वहीं पर अगर बात करें डी ऑप्शन की, तो अनुच्छेद 19, तो ये मौलिक अधिकार का सस्पेंशन हो सकता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो इसमें 19 होगा। अब बात ये करते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है या सस्पेंशन है वो किसके तहत है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 352 जिसमें आपका देखा जाए राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। जब 352 के अनुच्छेद 352 का राष्ट्रपति प्रयोग करता है तो आप जानते हैं कि इसके प्रयोग करते ही अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिसमें अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है अपने आप। तो वहीं पर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन करने के लिए अनुच्छेद 359 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसका निलंबन किसी भी दशा में नहीं होता है। तो ऐसे भी इसमें और भी कई प्रश्न इसमें बन सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है? अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव को संसद के लोकसभा में ही केवल लाया जाएगा और विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है, यानी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। सत्ता पक्ष या मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के खिलाफ इसे लाया जाता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिए जरूरी होता है कि न्यूनतम सदस्य संख्या जो होनी चाहिए वो 50 सांसदों की सहमति जरूरी है, जो कुल देखा जाए सदस्य संख्या की 1/10 है। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि जो है विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के आ जाने पर जो है सरकार को अपना सदन में यानी लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। यदि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है सरकार तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कोई भी सरकार अविश्वास प्रस्ताव को लाने से बचती है और इसके स्थान पर देखा जाए तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये आपका हो गया। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? ए 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, सी कह रहा है 73वां और डी कह रहा है 75वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपको देखा जाए तो इसका उत्तर है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो अब बात यह करते हैं कि जो 17वां यानी 70वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है? तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी एक ऐसे संघ शासित राज्य है जहां पर विधानसभा का प्रावधान है। तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, यानी इस संविधान संशोधन के तहत। सी जो है 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात करते हैं, तो इसका संबंध पंचायती राज से है, यानी पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था से है। तो वहीं पर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें 1992 की, तो इसका संबंध देखा जाए तो ये है नगर निकाय से, नगर निकाय से है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं, संविधान संशोधन है, वो किसी न किसी मामले से संबंधित है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148 और डी अनुच्छेद 149। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी जो CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के द्वारा। तो अब बात ये करते हैं कि भारत के संविधान में जो CAG है, CAG का प्रावधान कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि CAG में 148 अनुच्छेद में देखा जाए, अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति की बात की गई है। तो वहीं पर अनुच्छेद 149 में इसके कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। तो वहीं पर अनुच्छेद 150 की बात करें तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के लेखाओं के प्रारूप का उल्लेख है।
तो वहीं पर अनुच्छेद 151 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 151 का संबंध जो है वो सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट यानी ऑडिटिंग की जाती है, तो ऑडिटिंग रिपोर्ट के बारे में उल्लेख है, जो सीएजी केंद्र के संदर्भ में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यों के संदर्भ में गवर्नर को सौंपता है, तो इसका उल्लेख है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भारत के संविधान में देखा जाए तो सीएजी जो है एक प्रकार सीएजी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। भारत के प्रथम सीएजी नरहरि दास थे, तो वहीं पर वर्तमान में भारत के सीएजी आपका राजीव महर्षि हैं। अब बात करते हैं किसके अन्य अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 146 का जो संबंध है वो उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, सेवक एवं व्यय के बारे में उल्लेख है। तो वहीं पर अनुच्छेद 147 का संबंध इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन से है, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है उससे संबंधित है। तो इसमें सारे अनुच्छेदों के बारे में लगभग बता दिया गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है एक क्षेत्र पंचायत के लोग जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग डी पंचायतों के सदस्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में जो ग्राम सभा की बात की गई है, अगर हम ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा की जो बात की गई जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है, इसमें यह उल्लेख है कि जो ग्राम सभा का मतलब होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में जो भी सदस्य शामिल है, जो वोट दे सकते हैं, वो सब ग्राम सभा में शामिल होते हैं। यानी 18, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 1989 के तहत मतदाता की आयु को 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया है, तो 18 वर्ष तक का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ग्राम सभा में जो निर्वाचक नामावली में सभी सदस्य शामिल हुए जो 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ए बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता, बी लक्ष्मीमल सिंधवी, सी जीवी के राव और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है बी आर मेहता को, क्योंकि आप जानते हैं कि 1957 में भारत सरकार ने बी आर मेहता कमेटी गठित की गई थी। बी आर मेहता कमेटी यानी समिति का गठन किया था और इसी बी आर मेहता कमेटी की सिफारिश पर भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो वहीं पर देखा जाए तो ये त्रिस्तरीय, इसीलिए बी आर मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। तो वहीं पर भारत में अगर हम द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आप जानते हैं कि जिला पंचायत, क्षेत्र या ब्लॉक पंचायत आता है, उसके बाद से आपका देखा जाए ग्राम पंचायत आता है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन जब 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक समिति बनाई थी 1978 में। उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी 1978 में बनाई गई थी। इसकी ही सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, यानी ग्राम पंचायतों के समापन की बात की गई थी, यानी ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत की बात की गई थी। ग्राम पंचायतों को कहा गया था कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो वहीं पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में न्याय पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया था। न्याय पंचायत जो व्यवस्था आप देखते हैं वो अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि जो वर्तमान में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है,
इसकी बात कर लेते हैं। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आप जानते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन, और 74वें की बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में नगर निकाय की बात की गई थी। ये जो 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये दोनों संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की गई थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसकी सिफारिश की थी, जो भारत में आप देखते हैं 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो आपको बता दें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख राज्य सूची में है, यानी इस पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो राज्य सरकार को दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन अब जानते हैं कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में देखा जाए तो केंद्र और राज्य और अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। केंद्र सूची में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया है कानून बनाने का अधिकार। राज्य विशेष सूची पर देखा जाए तो राज्यों को दिया गया है कानून बनाने का अधिकार। तो वहीं संवर्ती सूची पर देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिया गया है, ठीक है। और वहीं पर अवशिष्ट विधायी शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें जो है ऐसे विषय उल्लेख किए गए हैं जिसका उल्लेख ना तो केंद्रीय सूची में मिलता है, ना ही राज्य सूची में मिलता है, और ना ही देखा जाए संवर्ती सूची में मिलता है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो फिलहाल पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये राज्य विशेष सूची में शामिल है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो इसमें ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी सॉलिसिटर जनरल, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो होता है महाधिवक्ता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बात ये करते हैं कि राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार है यानी महाधिवक्ता की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 100 देखा जाए 65 में किया गया इसका उल्लेख। तो वहीं पर इसमें अब ये बात हो सकती है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है उसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी कह सकते हैं महान्यायवादी होता है। और इसका उल्लेख संविधान में किया गया है अनुच्छेद देखा जाए तो इसमें 76 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो वहीं पर देखते हैं कि ऑप्शन में सी में दिया है सॉलिसिटर जनरल। तो जो महान्यायवादी होता है इसका तो संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन इसको कानूनी सहायता करने के संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। तो जो सॉलिसिटर जनरल का संबंध है वो महान्यायवादी से है। तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, राज्य सरकार का होता है महाधिवक्ता। केंद्र सरकार के महान्यायवादी के संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। ये जो महान्यायवादी का पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी जब कभी भी हटाया जा सकता है। इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो उसी तरह से महाधिवक्ता भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसे कभी भी पद से हटाया जा सकता है। ये विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद भाग 16 की बात करते हैं, यानी संविधान का जो भाग 16 है, भाग 16 का संबंध कुछ विशेष वर्गों के संदर्भ में विशेष प्रावधान किया गया है, इसी से उल्लेखित है। तो इसमें अनुच्छेद
अनुच्छेद 330 की बात करते हैं, यानी पहला ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 330 में देखा जाए तो इसमें के यानी संसद में SC ST के प्रतिनिधित्व की आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 331 में देखा जाए तो जो संसद है यानी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 332 में देखा जाए तो राज्य विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 333 यानी डी ऑप्शन में बात करते हैं तो इसमें आपका देखा जाए तो आपका विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की बात की गई थी। इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका ऑप्शन 333 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कि अनुच्छेद 330 का संबंध जो है केंद्र से है, 331 का संबंध केंद्र से है, तो वहीं पर 332 और 333 का संबंध राज्यों से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है आपका रहे हैं। इन्होंने 1985 से 1987 तक योजना के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो इन्होंने 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। तो वहीं मोंटेक सिंह अहलुवालिया के बारे में आप जानते हैं कि इनकी नियुक्ति मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा 2004 में की गई थी और 2014 तक यानी 10 वर्षों तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। तो वहीं पर इसमें जो सी ऑप्शन है पी चिदम्बरम, तो पी चिदम्बरम जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बात ये करते हैं कि योजना आयोग की बात करते हैं। तो योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग एक प्रकार का गैर संवैधानिक गैर सांविधिक संस्था है जिसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। तो वहीं पर आप जानते हैं कि योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग, NITI आयोग। इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो ये आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी अंतरराज्यीय परिषद। तो यहाँ पर अगर बात करें कि संविधानेतर संस्था का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में न हो। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन ए में वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग का उल्लेख आप जानते हैं कि अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो वहीं पर आप देखते हैं सी की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 में। अंतरराज्यीय परिषद की बात करते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 263 में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये एक प्रकार की संविधानेतर संस्था है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कनाडा के संविधान से? नहीं। बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्योंकि भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, इटली के संविधान से और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन अब बात ये करते हैं कनाडा के संविधान से भारत में क्या लिया गया। तो बात ये करते हैं कि भारत में कनाडा के संविधान से जो लिया गया है, कनाडा के संविधान से वो लिया गया है आपका संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो वहीं पर इटली के संविधान से कुछ भी पार्ट नहीं लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अन्य चीजें भी लिया गया है। एक तो समवर्ती सूची हो गई, दूसरी जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के संदर्भ में, उसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है।
तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्योंकि भारत की प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना की जो लिया गया भारत के संविधान में यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा शैली की जो अवधारणा है उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना के संदर्भ में दो बातें आती हैं। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन भारतीय प्रस्तावना में जो भाषा का उल्लेख मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को लेकर के आते हैं। थैंक यू।